वैक्सीन कोई भी एनर्जी हमारे बॉडी में क्रिएट नहीं करती है, कोई भी पावर बूस्टर का ऐसा काम नहीं करती है, बिल्कुल भी नहीं। अब वो क्या करती है वो सारा चीज़ हम लोग डिस्कस करते हैं, चले। बट सक्सेसफुल होंगे या नहीं होंगे उनके चांसेस बहुत कम है। तो ये आपके ऊपर मैं सोचता हूँ कि आपको डिसीजन क्या लेना है। ये दोनों साइड आपको फ्री में कंसल्टेशन करवाई। अगर ऐसा कोई दिक्कत हुआ है पास्ट में तो वो डॉक्टर से कंसल्ट करें, उसके बाद वैक्सीन। हाय, कैसे हो? सो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं भैया वैक्सीन के बारे में। मैं ये नहीं बताने वाला कि वैक्सीन सही है या गलत है, लगाना चाहिए नहीं लगाना चाहिए। मैं नहीं हूँ डॉक्टर, मैं हूँ कौन? मैं हूँ टीचर। मैं आपसे इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगा, बाकी डिसीजन आपका है। अब मैं बोलूँ भाई कि ये वीडियो कौन कौन देख सकते हैं, देखने का सब देखो यार, इन्फॉर्मेटिव वीडियो है यार। बट अगर आपको वैक्सीन के बारे में पूरी क्लियरिटी चाहिए, बनता कैसे, होता क्या है, क्या क्या फेजेस होते हैं, फेजेस में होते क्या हैं, ये कंपनी क्या करती है, कैसे डिसाइड करती है कि वैक्सीन सही है गलत है, ये सारा डेटा, किनको लगाना है किनको नहीं लगाना है, जितने इन्फॉर्मेशन हो सकते हैं मैंने उसको समराइज करने की कोशिश की है इस वीडियो में। तो अगर आपको लगता है कि वैक्सीन में कुछ गलतियां हैं, कुछ कमियां नहीं लगाना चाहिए, वो आप बैठ के देख लो, वीडियो क्लियर हो जाएगा मोस्टली, मुझे लगता है। और जिनको लगता है कि वैक्सीन लगा रहे हैं आप लोग, लगता है कि नहीं लगाना चाहिए, डॉक्टर ने बोला है, तो भी उनके मन में थोड़ा सा डाउट है, क्योंकि डॉक्टर वैक्सीन लगाने के लिए बोल रहे हैं। डॉक्टर बोल रहे कि सब कुछ सही है, पर वैक्सीन कैसे बनता है, ये है वो, उनके पास टाइम नहीं है सब चीज़ों के बारे में बात करने के लिए, राइट। तो इसके लिए मैं आपको इन्फॉर्मेशन देने आया वहाँ पे। चले शुरू करें क्या? चलो फिर। हाँ जी, पहली चीज़ मैं अगर आपसे पूछूं कि ये वैक्सीन जो है ये क्या भला है, तो मुझे लगता है 50 to 60% लोग, आप लोग ये बोलोगे भैया कि ये कुछ ऐसा केमिकल होता है जिसको हम अपने बॉडी में डालते हैं, वो फिर बहुत सारी एनर्जी क्रिएट करता है और उसके बाद वो एनर्जी डिजीज को खत्म कर देता है, बर्बाद कर देता है, मार देता है। पर ऐसा कुछ नहीं होता है, पता तुम्हें? बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता। वैक्सीन आपकी बॉडी में कोई एनर्जी क्रिएट नहीं करता। वैक्सीन एक्ट लाइक अ टीचर। वैक्सीन जो है वो एक टीचर की तरह काम करता है, मैं भी समझाऊंगा उसको। वैक्सीन क्या है ना कि आपकी जो इम्यून सिस्टम है ना, आपका जो बॉडी में इम्यून सिस्टम है, उसको जगाता है, बोलता है भैया काम करो, एंटीबॉडीज बनाओ। और वो जो एंटीबॉडीज है ना, वो आपकी डिजीज पे काम करती है, वो वायरस पे काम करती है, वो बैक्टीरिया पे काम करती है, ठीक है। अभी कैसे होता है वो सारा हम समझेंगे। अब ये यहाँ पे एक टर्म आता है कि वैक्सीन बनाने में यूज़ किया जाता है, क्या किया जाता है? एंटीजेंस। अब ये एंटीजेंस क्या है? अब जैसे वैक्सीन जो होता है वो सिर्फ वायरस के लिए नहीं होता है, बैक्टीरिया के लिए होता है। तो जो भी चीज़ है, वायरस हो सकता है, बैक्टीरिया हो सकता है, सेल हो सकता है, जो आपकी बॉडी में जाता है और आपका जो इम्यून सिस्टम है उसको देख के एंटीबॉडीज बनाना स्टार्ट करता है, और वो एंटीबॉडीज उससे फाइट करती है। वो सारी चीज़ों को हम एंटीजेंस बोलते हैं। यहाँ तो समझ में आ गया ना? वैक्सीन से बोलता भाई जागो, एंटीबॉडीज बनाओ, खतरा है, ठीक है। अब जो भी वैक्सीन होता है, जैसे मैं बताऊं अभी कोवैक्सीन जो टेक्निक यूज़ की है, वो क्या किया है कि कोरोना वायरस जो है ना उसको मार दिया गया है, और उसको डेड फॉर्म में उसको वैक्सीन में यूज़ किया गया है। तो जब वो डेड फॉर्म में हमारे बॉडी में जाता है तो हमारा जो इम्यून सिस्टम है वही दुश्मन का अटैक हो गया है, वो रेडी हो जाते हैं। मिसाइल रेडी रखो, वेपन रेडी रखो, और वो रेडी रहते हैं। और जब एक्चुअली में अगर आपके बॉडी में सच में अगर वायरस का अटैक होगा तो ऑलरेडी रेडी है, तो वो आने से पहले ख़त्म हो जाएगी उनकी कहानी। तो ये होती है स्टोरी, ठीक है। आई थिंक वैक्सीन क्लियर हो गया। अब हम आते हैं कि भैया जो मैंने ये इन्फॉर्मेशन कलेक्ट किया, कहाँ से किया? ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से किया या फेसबुक यूनिवर्सिटी से किया? क्योंकि वहाँ बहुत सारे इन्फॉर्मेशन है, बहुत सारे अलग अलग इन्फॉर्मेशन, ये यूज़ करो, गर्म पानी यूज़ करो, वगैरह वगैरह, ये यूज़ करो, ये दवा यूज़ करो और आपका कोरोना ठीक हो जाएगा। नहीं सर, मैंने कोविड के जो ऑफिशियल साइट्स हैं हर कंट्रीज़ के, जैसे अमेरिका के हो गया, यूरोप का हो गया, इंडिया का जो हो गया, WHO का जो साइट्स हैं, उससे डेटा निकाला है। साथ में जो डॉक्टर्स हैं, कौन? आई थिंक डॉक्टर गया, हाँ, गुलेरिया हो गए, फिर और कौन था, हाँ, के अग्रवाल सर हैं, फिर गॉडसे,
रवि गॉडसे नाम है उनका सर का, उनका इन्फॉर्मेशन जो अच्छे से डॉक्टर, वो जो अमेरिका वाला डॉक्टर जो इंचार्ज है कोविड का वहाँ पे, सो समथिंग नाम है, मुझे याद नहीं आ रहा नाम भी। तो उनका जो भी डेटा है ना, जितने भी यूट्यूब में जो भी डेटा मिला उनको सारा को मैं समराइज करके मैं आपके सामने डाल रहा हूँ, बाकी डिसीजन आपका है भाई, ठीक है। चले तो अब हम आते हैं पहली चीज़ वैक्सीन डेवलपमेंट के बारे में, कि इसकी जो कहानी है वो कैसे शुरू होती है। तो आई थिंक आप लोग मूवी देखते होगे, है ना। तो जब मूवी देखते हो तो कभी ऐसी कोई मूवी दिखाई जाती है जहाँ जिसमें ना कोई ऐसे डॉक्टर जैसा साइंटिस्ट होता है, वाइट पहना हुआ कपड़ा, और वो चूहे में या मंकी में कोई सुई डालता है और उसके बाद वो अजीब से रिएक्ट करते हैं, कैसा रिएक्ट करते हैं वो चेक करता है, उसी को कहते हैं वैक्सीन का पहला ट्रायल। तो पहले नंबर क्या है कि वैक्सीन पहले लैब में उसके बारे में डिस्कस किया जाता है, एंटीजेंस जो होते हैं उसको स्टडी किया जाता है, फिर उसको केमिकल यूज़ करके डिफरेंट टेक्निक है उसको, तो उसको यूज़ करके एक वैक्सीन तैयार की जाती है। और वैक्सीन तैयार करने के बाद पहले उसे ट्रायल किया जाता है एनिमल में। और एनिमल कौन सा चूज़ किया जाता है, रैट और मंकी। क्यों? क्योंकि भैया हमारा जीन जो है ना, हमारा जेनेटिक्स जो है उनसे मिलता है, सिंपल सी बात है। वो जैसा एक्ट करेंगे उनके बॉडी में जैसा ये एक्ट करेगा, सिमिलर हमारे बॉडी में वैसे ही एक्ट करेगा। तो उसके बाद जो डेटा मिलता है उसके बाद डिसाइड होता है कि हाँ इसको फिर ह्यूमन ट्रायल में भेजना चाहिए, है ना। मोस्टली आई थिंक 90% जो है ना यहीं पे कहानी ख़त्म हो जाती है, लैब स्टेज में ही ख़त्म हो जाती है। 70% कुछ आती है एनिमल ट्रायल में, मोस्टली 90% चीज़ें, 10% या 5% जो है कंपनीज वो आगे बढ़ते हैं और ह्यूमन ट्रायल करते हैं। तो फेज नंबर 1 में क्या होता है भाई वो देख लेते हैं। तो अराउंड 20 to 80 या 100 मान के चलो इतने एडल्ट्स को लिया जाता है और उन पे चेक किया जाता है कि कैसा वैक्सीन काम कर रहा है, क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो रहे हैं, कहीं एंटीबॉडीज़ बना रहा है या नहीं बना रहा है। क्योंकि वैक्सीन तो अगर वो एंटीबॉडीज़ नहीं बना पा रहा, अगर वो इम्यून सिस्टम को बोल नहीं रहा भाई कि भाई बात करो, बोला नहीं भाई खड़े हो जाओ, रेडी हो जाओ, अपना एंटीबॉडी बनाना स्टार्ट कर दो, तो फिर वो वैक्सीन की कोई यूज़ नहीं है। क्योंकि वैक्सीन डालने से कुछ नहीं होने वाला। वैक्सीन डालने के बाद वैक्सीन जाके बोलेगा किसको, इम्यून सिस्टम को, भैया काम करो, दुश्मन आ सकता है। तो अगर वो नहीं कर पा रहा तो फिर वैक्सीन का कोई यूज़ नहीं है। उसके बाद फिर नेक्स्ट फेज जो होता है तब 400-500 लोगों को लिया जाता है, साथ में रिस्क ग्रुप, मतलब ये क्या, जिनको डायबिटीज़ है, जिनको थायराइड है, वैसे लोगों को लिया जाता है ताकि उसमें देखा जाए कि उनमें कैसा एक्ट कर रहा है। एक नॉर्मल पर्सन जैसा एक्ट करेगा माइट भी उस तरीके से एक्ट ना करे एक डायबिटीज़ के पेशेंट पे, और या एक क्या कहते हैं थायराइड हो गया, हार्ट का जो पेशेंट होगा उस पर। अब इसी में डिसाइड किया जाता है कि इंटरवल क्या होगा, डोज क्या होगा, 5 ml 10 ml कितना होना चाहिए, इंटरवल कितना होगा, 40 डेज 50 डेज, ये सारा इसमें डिसाइड किया जाता है। बट ये ही एक फेज नहीं होता, यहाँ पर डिसीजन लिया जाता है। फिर आगे इसमें और मॉडिफाई किया जाता है, जैसे अभी आप देख रहे हो कि कोविशील्ड के लिए मॉडिफिकेशन हुआ है, उसके अब उसको मैं बताऊँगा, एक्सप्लेन करूँगा, तो उसका भी बहुत सारा चीज़ें चलते भी यहाँ पे, है ना। अब फिर लास्ट जो होता है वो फेज 3 होता है। इसमें क्या है, अराउंड 5,000 to 1 लाख के आसपास लोगों को लिया जाता है, और उसमें रेयरेस्ट जो साइड इफेक्ट हो सकते हैं वो देखा जाता है। और फिर चेक की जाती है एफिकेसी टेस्ट। अब ये एफिकेसी क्या होगा, जैसे मान लीजिए 100 लोगों को लगा वैक्सीन, अब उसमें 20 लोगों को कोरोना हो गया, तो एफिकेसी क्या हो गई 80%, कि भाई 80 लोगों को नहीं हुआ पर 20 को हो गया, तो ये हो गया एफिकेसी। इसमें और थोड़ा सा लॉजिक है वो हम देखेंगे। पहले हम चलते हैं इसका, फिर अप्रूवल क्या होता है, अप्रूवल कौन करता है, CDSCO। कौन सा अप्रूवल होता है, स्टैंडर्ड और इमरजेंसी। स्टैंडर्ड में क्या भैया कि फेज 3 पूरा अच्छे से कंप्लीट हो गया, डेटा पूरा क्लियर आ चुका है, तब स्टैंडर्ड के लिए जाते हैं। अब फेज 3 का चल रहा है ट्रायल, और या फेज 2 कंप्लीट हो चुका है, फेज 3 स्टार्ट हुआ है, बीच में है और सिचुएशन खराब है, उस टाइम इमरजेंसी अप्रूवल लिया जाता है। यहाँ तक क्लियर है भाई। अब फेज 4 क्या है थोड़ा जान लेते हैं। अब ऐसा है ना कि कंपनी क्या करती है, गवर्नमेंट करती है क्या, कि देखती है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि कुछ लोगों को माइट बी 1 लाख में कोई एक बंदे को कुछ रिएक्शन हो रहा है, जो कुछ दिक्कत हो रहा है, तो वो चेक करती है। तो वो बोलती क्या कि अगर किसी को कुछ भी रिएक्शन हो रहा है आप हमें मैसेज करें, बताएं कि क्या प्रॉब्लम हो रहा है, फिर हम उस चीज़ को और मॉडिफाई करेंगे ताकि वो वैक्सीन और अच्छा बनता जाए। तो ये फेज 4 कंपलसरी नहीं है, बट बहुत सारी अच्छी कंपनियां ये भी करती है। यहाँ तक क्लियर है।
जो एफिकेसी की बात की, यहाँ पे अब हम आते हैं कि होता क्या है। ये जो सिंपल से कैलकुलेशन नहीं होता है कि 100 लोगों को डाला चेक किया, यहाँ पे आता है एक टर्म कॉल प्लेसिबो। आप इसको थोड़ा समझते हैं, थोड़ा सा सिंपल लैंग्वेज में। मुझे लगता है कि सबको पता है कि अगर आपको कोई बीमारी है, मोस्टली ऐसे लोगों के पास होता है कि अगर आपके पास कोई बीमारी है, आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने बोला भाई कि उस देख के आप कि इसको कोई दिक्कत तो है नहीं, इसको थोड़ा सा खाना पीना सही करना चाहिए, ठीक हो जाएगा। अगर डॉक्टर ये बोलेगा आपको तो आप बोलेंगे अरे यार आप दवाई नहीं दोगे तो मैं ठीक कैसे होऊंगा। तो उस केस में डॉक्टर क्या करता है कि कोई मल्टीविटामिन लिख दिया, चाहे कोई मीठी गोली जो होती है ना वो लिख दिया। अब जो पेशेंट होता है, पेशेंट के मन में आता है भैया कि हम दवाई खा रहे हैं तो हम ठीक उसकी वजह से हो रहे हैं, बट वो फील कर रहा है, वो पॉजिटिविटी उसके माइंड में है और उसकी वजह से वो ठीक होता है। तो ये माइंड सेट का बड़ा गेम है भैया। माइंड सेट जो होता है ना ये बड़ा रोल प्ले करता है। तो यहाँ पे इस चीज़ के कि भैया अगर 100 लोगों को सिलेक्ट किया गया, 100 लोगों में अगर सबके माइंड में तो रहेगा ना कि वैक्सीन मुझे पड़ा है। अब वो माइंड सेट की वजह से वो चेंजेस आ रहे हैं, वो चीज़ें आ रही हैं, वो कैसे आ रहा है, अब उसको भी डिफ्रेंशिएट करना है। क्योंकि ऐसा देखा गया है डेटा, मैंने सुना था कि कहाँ की कहानी है, यूपी की कहानी है, कि एक आदमी था उसके मन में बड़ा नेगेटिविटी भरा हुआ था कि वैक्सीन लेंगे भैया वो खराब है, वो मार देगा मुझे। पर उसके बच्चे ने बोला भैया कि तुम लो, आप लो, अगर आप लेना ही पड़ेगा। तो बच्चों के प्रेशर में आके वो वैक्सीन तो ले लिया, बट उसके माइंड में क्या था कि ये बहुत ख़राब चीज़ है, और बंदा मर गया। सच्चाई बता रहा हूँ। तो आप कैसे सोचते हो ना उस पर बहुत डिपेंड करता है चीज़ें। तो यहाँ पे जैसे मान के चलो इसको समझते हैं, जैसे वैक्सीन की जो कंपनी है वो 100 लोगों को सिलेक्ट किया, उसमें वो करती क्या है कि वो 50 को वैक्सीन लगाती है, 50 को वैक्सीन नहीं लगाती, पानी लगा दिया, वाटर का कुछ डाल दिया। अब वो बताती नहीं कि आपको क्या लगा है। अब इस 50 कैसे रिएक्ट करेंगे और ये 50 कैसे रिएक्ट करेंगे, उसके हिसाब से वो डेटा कलेक्ट करती है। अगर इस 50 में 4 को हुआ और इसमें मान के चले 40 को हुआ, ठीक है, तो अब इससे डेटा कैसे निकलेगा, एफिकेसी कैसे निकलेगा कि भैया 40 जिनको वैक्सीन नहीं पड़ा था उसमें 40 को हुआ था, और 40 माइनस 4 इंटू 100 तो कितना हो गया भैया 36/40 एंड 100, ये 0 0 कैंसिल आउट, ये 9। तो उस वैक्सीन की एफिकेसी कितनी हो गई 90%। तो फाइजर में देखा गया कि 95 है, कोविशील्ड में कहीं पे 62% आया है, कहीं पे कोवैक्सीन का 81% आया है। पर ये जो डेटा है ये कहता है कि जिनको कोरोना हुआ ही नहीं है, ये डेटा वो बताता है कि मान लीजिए किसी को कोरोना हुआ, ठीक है, सिम्टम्स नहीं आए या मॉडरेट हुआ या बहुत हल्का सा हुआ, तो उसका डेटा नहीं है। जिनको नहीं हुआ वो डेटा बता रहा है ये। तो अगर ठीक है, अच्छी बात है नहीं हो रहा है, बट अगर हो भी रहा है और कोई सिम्टम्स नहीं आ रहा है तो भी सही है ना यार। अगर हो रहा है, थोड़ा सा माइल्ड है, बुखार आ रहा है, चलेगा। थोड़ा ज़्यादा बुखार आ रहा है, 3-4 दिन आपको वेट रेस्ट करना पड़ जा रहा है, तब भी चलेगा। बस ये नहीं चलेगा कि सीवियर हो जाए, हॉस्पिटल जाना पड़ जाए। यहाँ तक तो काम चलेगा। अब यहाँ तक के केसेस को देखा जाए तब ये अराउंड 99.9 या 8 मान के चले डेटा के हिसाब से। समझ आई बात? तो आपको मन समझ लेना चाहिए कि कितना ये इंपॉर्टेंट है। आप ऐसे समझो, मैं इसको अगर सिंपल लैंग्वेज में बताऊँ ना तो ऐसे समझो कि वैक्सीन जो है ना वो टीचर है, ठीक है, वैक्सीन एक टीचर की तरह है। अब जैसे बीमारी से लड़ना है भैया, तो वैक्सीन जो है आपको हेल्प करेगा, काम आपकी बॉडी ही करेगी, करना आपको ही है। वैक्सीन जैसे आपको इन्फॉर्म करेगा, रेडी रहो, ऐसा कुछ हो सकता है। टीचर क्या करता है आपको कि टीचर आपको पढ़ाता है, पर सॉल्व आपको करना पड़ता है ना। जैसे मैं मैथ्स का टीचर हूँ, तो मैथ्स जो मेरे बच्चे हैं जो मैं इनको पढ़ाता हूँ उनको सॉल्व खुद करना पड़ता है, वो गाइड करते हैं। तो ऐसे बच्चे होते हैं जो विदाउट टीचर के हेल्प से भी अच्छा कर लेते हैं। जैसे वो कोई स्कूल नहीं गया, खुद से पढ़ के, बट वो बहुत कम होता है ना, 5-10%। तो ऐसे भी लोग होंगे जिनको वैक्सीन नहीं भी लगेगा तो ठीक रहेंगे, बट बहुत कम, क्योंकि आप नहीं जानते हो। अगर आपने वैक्सीन नहीं लगाई, अभी कोरोना का जो वेरिएंट है माइट भी उसके लिए आपका बॉडी फाइट कर लिया, नेक्स्ट वेरिएंट में नहीं काम कर पाए। और ये मान के चलो, जिस तरह डेटा दिखाया जा रहा है कि अराउंड 70-80% लोगों को कोरोना होना ही है। कोविड किसी न किसी तरीके से आपको अटैक करेगा ही करेगा। बात समझ आ रही है?
अब यहाँ पे एक चीज़ ये है कि अगर आपने न्यूज़ सुना होगा के अग्रवाल सर के बारे में, उनकी डेथ हुई है, उनको 2 वैक्सीन लग चुका था और अराउंड 1 महीना का टाइम हो भी चुका था तब उनको लगा है। तो भाई वैक्सीन तो काम ही नहीं कर रही है और डेटा है वो नहीं, बहुत सारे डॉक्टर मरे हैं, अराउंड 200 के आसपास डॉक्टर का डेथ हुआ है कोरोना से। अब यहाँ पे बहुत सारे चीज़ हो सकती है। अब जैसे देखिए वैक्सीन कुछ नहीं कर रहा है, वैक्सीन क्या कर रहा है, वैक्सीन में मोस्टली या तो डेड वायरस होता है या तो बहुत वीक फॉर्म का वायरस होता है जो आपकी बॉडी में कोई हार्म ना कर पाए। बस वो एक मैसेज भेजता है इम्यून सिस्टम को कि कुछ दुश्मन आ चुके हैं, अटैक करो। ये दुश्मन ऐसे दुश्मन आएंगे दोबारा तो कैसे अटैक करोगे, तो रेडी रहो, वो काम करता है। अब मान लीजिए आपका बॉडी में इम्यून सिस्टम अच्छे से काम ना कर रहा हो तो क्या हो सकता है, फिर वो काम नहीं करेगा, क्योंकि डेटा के हिसाब से बता रहा है कि 90-95% लोगों के बॉडी में इम्यून सिस्टम काम कर रहा है, एंटीबॉडीज बन रहा है, पर 5% में नहीं बन रहा है, तो उनके लिए वैक्सीन नहीं काम करेगा। बात समझ में आ रही है? जैसे आप अगर कार से जा रहे हो कहीं पे तो सीट बेल्ट लगाने के लिए बोलता है ना कि सीट बेल्ट लगाइए, आपके लिए सेफ्टी है, हेलमेट लगाइए सेफ्टी होगा। पर क्या हेलमेट वाली कंपनी जो होती है वो बोलती है कि अगर आप हेलमेट लगा रहे हो तो आप 100% सिक्योर हो, फिर आप कोई भी स्पीड में गाड़ी चलाओ, टाइम आपको कुछ नहीं होने वाला? नहीं, अगर आप हेलमेट लगा रहे हैं तब भी आपको गाड़ी संभल के चलानी है। बात समझ में आ रही है? तब भी आपको गाड़ी संभल के चलानी है। तो वही कहानी है यहाँ पे, ये प्रोटेक्शन है आपके बॉडी के लिए। अब हम आएंगे साइड इफेक्ट। तो आप यहाँ पे भी बहुत लोचा है। साइड इफेक्ट में क्या होता है, दर्द होगा आर्म में, यार जहाँ पे सुई लगी वहाँ पे दर्द हो सकता है, बॉडी एक हो सकती है, फीवर आ सकता है, नौजिया हो सकता है, तो ये सारे होते हैं। अब ये गलत है या सही है ये समझते हैं। तो अब यहाँ देखो, अब जैसे देखा गया डेटा में कि जो 40+ लोग होते हैं, 40-45+, अब उनके बॉडी में जो इम्यून सिस्टम है वो उतना एक्टिव नहीं होता, तो बड़ा स्लोली काम करता है। तो उनको ऐसा देखा गया कि उनको कोई रिएक्शन नहीं हुआ है, उनको कोई रिएक्शन नहीं हुआ, उनको कोई फीवर नहीं आया, कुछ नहीं हुआ। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो बहुत स्ट्रांग है, माइट भी वो स्लो काम किया। और जो जिनको फीवर आया है तो उसका कारण ये होता है कि आपके बॉडी में कुछ उसको डाला गया, डेड वायरस को डाला गया, तो जो आपका इम्यून सिस्टम बहुत फास्टली एक्ट किया है, और फास्टली एक्ट करने की वजह से आपके बॉडी में इन्फ्लेमेशन हुआ है और फीवर आया है। समझ आ रही है बात? अब इसका मतलब ये नहीं है कि भैया जिसके बॉडी में नहीं हुआ है तो वो खराब है, उन्हें काम कैसा नहीं है। हर की बॉडी अलग अलग होती है, इसका कोई एग्जैक्ट डेटा नहीं है, जो मुझे मिला वो मैंने बताया कि अगर आपको फीवर आ रहा है इसका मतलब ये है कि आपके बॉडी में फास्टली काम कर रहा है, नहीं आ रहा है तो वो थोड़ा स्लो काम कर रहा है, वो एज के साथ होता है, थोड़ा स्लो काम कर रहा है। ठीक है, तो जिनको नहीं आ रहा है इसका मतलब वो नहीं कि वो बहुत स्ट्रांग है। ऐसा सुनने में आया मैंने वैक्सीन लगाया मुझे कुछ नहीं हुआ, इस दिन लगाया सिर्फ फीवर है 2 दिन से, देखो। तो इसका मतलब ये नहीं कि आपके बॉडी में ज़्यादा ताकत है इसलिए ऐसा हुआ है। पर इसके बहुत सारे डेटा हैं, कुछ कहता है भाई कि ये एज पे डिपेंड करता है, कुछ का कहना है कि मेल्स में कम होता है, क्योंकि मेल्स में एक जो मेल हार्मोन हमारे बॉडी में होता है वो जो है उस चीज़ों को, इस चीज़ों को कंट्रोल करता है। तो इसकी वजह से मेल जो होते हैं उनको उतना फीवर नहीं आ रहा है, पर ये कोई एग्जैक्ट डेटा नहीं है, ये अनुमान लगाया जा रहा है। ठीक है, देखो डेटा नहीं, एग्जैक्टली अनुमान लगाया जा रहा है। भाई 1 साल में चीज़ें हो रही है, सब कुछ कलेक्ट किया जा रहा है, वर्क किया जा रहा है। ये जो प्रोसेस होता है ना वैक्सीन का, ये 10 साल लगते हैं कम से कम। तो चीज़ें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेट हैं, बट हर कोई अपने हिसाब से, डॉक्टर फाइट कर रहा है, सब कोई फाइट कर रहा है, राइट? आप भी फाइट कर रहे हो, हम भी फाइट कर रहे हैं। अब उनके बॉडी में इम्यून सिस्टम कैसा काम कर रहा है उस पर डिपेंड करता है भाई, इस पर भी है, अब लोगों पे भी है। अब जैसे ऐसा देखा होगा आपने ना, किसी को हल्की सी सर्दी होती है, वो भैया ओ माय गॉड मुझे सर्दी हो गया, मैं क्या करूं। और किसी को सर्दी खांसी बुखार सब कुछ हो गया है, फिर भी वो आराम से मस्त घूम रहा है, तो वो भी है। अब एडवर्स इफेक्ट की बात की जाए कि वैक्सीन लगाने के बाद किसी की डेथ हो गई वैक्सीन की वजह से, तो डेटा जो है उसमें हमारा एक नेशनल AEFI कमेटी है, उसके हिसाब से डेटा निकला है। तो ये डेटा थोड़ा पुराना है यार, मेरे रिसेंट में डेटा मिला नहीं, तो ये बता रहा है आई थिंक मार्च एंड का या अप्रैल के आसपास का डेटा है, तो 180
180 लोग की डेथ हुई है, अराउंड 93 लोग हैं वो मतलब 1-2-3 दिन के अंदर मर चुके हैं। 18 जो है वो 4 से 7 दिनों के अंदर मर चुके हैं, और 11 जो है वो 10 से 28 दिनों के बीच में डेथ किया। अब इसका कोई ये लिंक नहीं है कि ये वैक्सीन की वजह से डेथ हुआ है, वैक्सीन के बाद ये डेथ हुआ है। तो माइट भी ये भी हो सकता है कि इनको वैक्सीन के बाद हुआ, कि वैक्सीन को काम करने में कम से कम 14 डेज लगते हैं, वो पूरा प्रोसेस होने में, एंटीबॉडीज पूरे अच्छे से बनने में 40 डेज लगते हैं। अब उस बीच में किसी को हो गया, कुछ दिक्कत हो गई, तो फिर वो हो सकता है। साथ में ये भी हो सकता है कि भैया वो आदमी जो है वो मरने ही वाला था, उसने वैक्सीन लगा ली और उसके बाद मर गया, क्योंकि लोग तो मरेंगे ना, लोगों को जाना है आज नहीं तो कल, तो मरने ही वाला था। तो कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है वैक्सीन से भी दिखा है। अब इसका कोई डेटा एग्जैक्टली है नहीं, तो कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, बट ये है कि अगर मैं इनको मान के चलूँ, अब ये जो 10 से 28 के दिन हो, बहुत चीज़ें वो दिन होता है, अब उसके बीच में कोई मरा है तो उसके पीछे कुछ भी कारण हो सकता है यार। तो मैं अप्रॉक्सीमेटली मैं एवरेज लेके चल रहा हूँ 100। अगर मैं एवरेज लेके 100 चलूँ तो मान के चलो कि 0.0016 के आसपास, मतलब 1 से 2 लोग 10 लाख में मर रहे हैं। और अभी अगर डेटा देखा जाए जो मैनिपुलेटेड है, जो डेथ का डेटा है इंडिया में, वो मैनिपुलेटेड डेटा है, मतलब वो रियलिटी नहीं है, वो रियलिटी उससे कम 8 से 10 गुना ज़्यादा है। तब भी देखा जाए तो अगर 10 लाख में अराउंड 13,000 से 20,000 लोग मर रहे हैं डेटा के हिसाब से। तो आपको डिसाइड करना है कि आपको 10 लाख में 1-2 के बीच में आना है, या आपको 10 लाख में 20,000, जो मैनिपुलेटेड डेटा है। अगर एग्जैक्टली देखा जाए तो कुछ और है, तो ये डिसीजन आपके ऊपर है। ऐसा नहीं है कि जो हेलमेट लगाते हैं वो नहीं मरते, वो भी मरते हैं, पर वो बहुत कम है। अगर आप हेलमेट लगाए हो तो आपके मरने के चांसेस 95% कम हो जाएंगे। वही चीज़ है यहाँ पे। अब इसके पीछे कारण हो सकता है कि रेयर साइड इफेक्ट कुछ हुआ होगा, या कोई इंसिडेंट वाला हो गया, या माइंडसेट भी बहुत रोल प्ले। मैंने बताया ना, अब उसके दिमाग में भेजा में डाला हुआ है कि भाई वैक्सीन मेरे लिए काम नहीं कर सकती, मुझे मार देगी। तो माइट भी ऐसा हो रहा है। ऐसे डेटा, बहुत सारे डेटा पड़े हुए हैं बहुत सारे डिजीज को लेके कि ये बहुत। तो यहाँ तक क्लियर है। अब हम देखेंगे कि कोविशील्ड को वैक्सीन इंडिया में भी फिलहाल है, आई थिंक क्या नाम है उसका, स्पुतनिक आने वाला है अभी। तो डेटा के हिसाब से ये देखा जा रहा है कि 20 to 25% लोगों को लगाने के बाद भी कोरोना हो रहा है, ऐसा नहीं है। बट उसमें 95 से लेके 98% लोग जो हैं, उसमें मोर दैन दैट आई थिंक सो कैन से दैट, वो बिल्कुल, उनको बिल्कुल माइल्ड सिम्टम्स आ रहे हैं, घर पे रह के ठीक हो जा रहे हैं। 98 नहीं बोलूँगा मैं, 99% से ज़्यादा ही बोलूँगा। तो ये है डेटा के हिसाब से। यहाँ तक समझ में आ गई बात कि आपको क्या करना है, क्या नहीं समझ में आ रहा भाई। वैक्सीन इज़ लाइक अ हेलमेट, और सीट बेल्ट जो आप लगाते हो, और उसमें भी सीट बेल्ट लगाने वाले लोगों के साथ भी सिचुएशन ऐसा होता है कि अगर एक्सीडेंट अगर कुछ ज़्यादा हो, बड़ा हो, तो उनकी डेथ हो जाती है। वैसे ही यहाँ पे भी सिचुएशन ऐसा हो सकता है। 1 मिनट 20 के पास मैं फिर से बोलता हूँ यहाँ पे। हाँ जी, तो अब देखा ये गया है कि कोविशील्ड हो या कोवैक्सीन हो, उसके बाद भी, लगाने के बाद भी अराउंड 20-25% लोगों को कोरोना हो रहा है। बट उसमें से 97 टू लेके 99% लोग बहुत ही माइल्ड सिम्टम्स आ रहे हैं और ठीक हो जा रहे हैं। बाकी 1% या मान के चले 0.5% जो चांसेस हैं कि सिचुएशन उसमें भी ऐसा हो रहा है कि हॉस्पिटल जाना पड़ जा रहा है। तो कोई भी चीज़ 100% परफेक्ट नहीं है, कोई भी वैक्सीन कह ले तो। और साथ में जैसे अगर आप हेलमेट लगाते हो तो वो 100% सिक्योर है, ऐसा नहीं है। वो 95% चांसेस आपके घटा देंगे, चाहे 99% घटा देगा, पर 1% चांस वहाँ भी रहता है। तो वैसे ही वैक्सीन के साथ कहानी है, बात समझ में आ रही है। तो आप जो भी हो, जैसे भी हो, आप कोशिश करें कि वैक्सीन लगाएं, डेटा के हिसाब से ही कहना है,
ठीक है, वैक्सीन को गलत नहीं माने, क्योंकि अगर जो डेथ हो भी रहे हैं कुछ चीज़ों के लेके, डॉक्टर का केस ये है कि वो हर दिन कोविड पेशेंट से मिल रहे हैं, और हर दिन मिल रहे हैं तो एंटीबॉडीज़ कब कैसे काम कर रहा है, हर दिन अटैक हो रहा है कोविड का, तो कभी ऊपर नीचे हो जाता है, तो उसकी वजह से हो रहा है। अपार्ट फ्रॉम दैट माइट बी वो कोरोना का कोई नया वेरिएंट है, उस पर काम नहीं किया, बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि ये सब कुछ 1 साल के अंदर हुआ है। जो प्रोसेस है ना वैक्सीन का, ये कम से कम 10 साल लगता है, तो चीज़ें थोड़ी सी उलझी हुई हैं, फिर भी लोग अपने हिसाब से, साइंटिस्ट अपने हिसाब से काम कर रही है, डॉक्टर काम कर रहे हैं। तो हमारा काम है कि हम घर पे रहें, सेफ रहें और वैक्सीन लगाएं, डेटा के हिसाब से कहना है यही है। अब यहाँ पे बात आती है कि किनको वैक्सीन नहीं लगानी है। पहले भैया अगर आपने पहला वैक्सीन लगाया और आपको बहुत भयंकर वाला रिएक्शन हुआ है, तब आप ना लगाएं, चाहे आप डॉक्टर से कंसल्ट करें। फिर प्रेग्नेंट जो हैं लेडीज़, उनको नहीं लगाना है। क्यों नहीं लगाना है? क्योंकि भाई अभी कोई डेटा नहीं है कि इन पे कैसे एक्ट करेगा, कैसा करेगा, इसलिए ऐसा कुछ नहीं है कि इन पे बहुत गंदा काम कर रहा है या वो वैक्सीन कुछ काम नहीं कर रहा है, हमारे पास डेटा ही नहीं है उस चीज़ के लिए। देन 18 साल से कम उम्र वाले के लिए, पर ये इंडिया में, कनाडा में देखो, या कनाडा में तो शायद उन्होंने अलाउ भी कर दिया है 12 से 17 ईयर्स ओल्ड भी वैक्सीन ले सकते हो, सेम वैक्सीन ले रहे हैं। तो मेन है कि अभी उतना रिसर्च नहीं हुआ है, इसलिए कहीं कहीं पे अलाउ नहीं किया। और इंडिया में तो वैक्सीन की कमी इतनी ज़्यादा है कि 18 से कम वालों को कहाँ, अभी 18 से प्लस वालों को नहीं मिल पा रहा, 45 प्लस वालों को नहीं मिल पा रहा सही से। अब किन्हीं को ये इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड इंडिविजुअल, जिनको ऐसे कोई डिजीज़ होती है, चाहे जिनकी बॉडी में लो प्लेटलेट्स हैं, तो उनके लिए क्या है कि अगर उनको कोई भी दिक्कत है वैक्सीन को लेके, अगर ऐसा कोई दिक्कत हुआ है पास्ट में, तो वो डॉक्टर से कंसल्ट करें, उसके बाद वैक्सीन को ले निकली जाए। फिर जो वैक्सीन में जो भी चीज़ें डाली हुई हैं, कंपोनेंट जो लिखा आता है वैक्सीन में, आप देखोगे उसके गूगल में मिल जाएगा, अगर उससे किसी को बहुत ज़्यादा एलर्जी है तो वो ना ही ले। फिर अगर आपको बुखार आया हुआ है, चाहे टाइफाइड हो गया, निमोनिया हो गया, तो पहले उसको ठीक कर लो, ठीक करें उसके बाद वैक्सीन लें। ऐसा नहीं कि नहीं लेना है, पहले उसको ठीक करो उसके बाद वैक्सीन लेना है। फिर कुछ जो होते हैं जिनको ब्लड थिनर का इशू होता है, आपको पता शायद होगा, तो वैसे के लिए क्या है कि उनको डॉक्टर को इन्फॉर्म करना पड़ेगा, जो वैक्सीन देने वाला सेंटर पर जो भी लोग होगा, डॉक्टर है, कंपाउंडर है या नर्स जो भी होंगी, उनको इन्फॉर्म करने पड़ेगा कि मैं इससे सफ़र कर रहा हूँ। तो उनके लिए जो वैक्सीन का जो नीडल जो होगा, वो नीडल चेंज किया जाता है, वो नीडल जो है वो चेंज करके लगाया जाता है वैक्सीन उन लोगों के लिए, क्योंकि उनको इंटरमस्कुलर रूट में ना अंदर थोड़ा ज़्यादा अंदर जाके वैक्सीन लगाया जाता है उन लोगों के लिए। तो वैसे लोग हैं तो उनको इन्फॉर्म करना चाहिए जिनको ब्लड थिनर की इशू है। और कोविड पॉजिटिव हो गए आप और आपने प्लाज्मा थेरेपी कराई है, तब आपको एटलीस्ट 90 डेज़ का वेट करना चाहिए। और अगर आप कोविड पॉजिटिव हैं तो अगर आप ठीक हो चुके हैं, तो इसका मतलब आपके बॉडी में ऑलरेडी एंटीबॉडीज बना हुआ है, तो आप गैप ले सकते हो। आप आई थिंक अराउंड 6 मंथ का गैप ले सकते हो, ठीक है। बट चाहे आपको कुछ भी है, डायबिटीज़ के पेशेंट हो, हार्ट के पेशेंट हो, डजेंट मैटर, आप बिल्कुल फ्री होकर वैक्सीन लगा सकते हो। उसका कोई भी ऐसा डेटा, एडवर्स डेटा नहीं है हमारे पास जहाँ पे ये कहा गया कि नहीं डायबिटीज़ वाले पेशेंट को दिक्कत हो रहा है, उनको तो और लगाना चाहिए, क्योंकि आपके बॉडी में, आपका बॉडी जो है वीक है, तो अगर आप नहीं लगाओगे तो आपको दिक्कत होगी। और क्या, हाँ, ये 2 साइट्स है, 1mg आई थिंक आपको पता होगा, एक बिगो हेल्थ, इसका ऐप भी आता है और साइट भी है। ये 2 साइट है जहाँ उन लोगों के लिए भाई माइंड भी आपको कुछ सिम्टम्स आ रहे हैं, हॉस्पिटल नहीं जा सकते हैं, डॉक्टर से कंसल्ट नहीं हो पा रहा है, या पैसे की कमी है और फ्री में कंसल्ट करना है, ये भैया आप फ्री में डॉक्टर से बात कर सकते हो, उससे कंसल्ट कर सकते हो और अपना मेडिसिन चला सकते हो। बिगो हेल्थ और 1mg। तो मुझे लगता है कि ये मैंने जितना मुझे लगता है कि जो इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपको बताया हूँ। सिंपल सी बात है, वैक्सीन इज़ लाइक अ टीचर, ठीक है। बच्चे बिना टीचर के भी पढ़ाई कर सकते हैं, बट सक्सेसफुल होंगे या नहीं होंगे उनके चांसेस बहुत कम है। तो ये आपके ऊपर मैं सोचता हूँ कि आपको डिसीजन क्या लेना है। तो ये दोनों साइट आपको फ्री में कंसल्टेशन करवाएगी भैया, आप फ्री में डॉक्टर से बात कर सकते हो, उससे कंसल्ट कर सकते हो और अपना मेडिसिन चला सकते हो।
बिगो हेल्थ और 1mg। आई थिंक मुझे लगा कि जितना हो सके मैंने कोशिश की कि जितना कम टाइम पे चीज़ों को कवर कर पाऊँ। इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो बस इतना ही। लव यू ऑल, बाय, टेक केयर।